डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अध्ययन करेंगे स्टेट जुरिडिक्शन, राज्य अधिकारिता। सामान्यतः हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य की अपने क्षेत्र के भीतर स्थित सभी व्यक्तियों, संपत्तियों, कार्यों और घटनाओं पर अनन्य अधिकारिता होती है। राज्य अधिकारिता स्टेट जुरिडिक्शन से तात्पर्य जो है राज्य की विधिक क्षमता से है, लीगल कैपेसिटी से है, जिसको एक राज्य अपने संबंधित राज्य क्षेत्र पर प्रयोग करता है। क्षमता शब्द अधिक व्यापक है। राज्य आचरण की विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की क्षमता जो को सम्मिलित करता है। क्षमता के अंतर्गत राज्य अधिकारिता का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि और आंतरिक विधि दोनों से होता है। जहां इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अधिकारिता का प्रश्न है, यह राज्य की वह सीमा निर्धारित करता है जिसकी अनुमत है। आंतरिक विधि के अंतर्गत उस सीमा, उस रीत को निर्धारित करता है जिसके भीतर वास्तव में राज्य अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। लोटस केस की चर्चा हम लोगों ने पहले भी कई बार, कई चैप्टर में, कई यूनिट में करती हैं। यहाँ भी लोटस केस के बाद में लिखेंगे। लोटस केस में देखेंगे कि अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ने यह नियंत्रण उस राज्य पर आरोपित किया कि वह किसी दूसरे राज्य के किसी क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। कोई भी राज्य अपने अधिकारिता का प्रयोग दूसरे राज्य की क्षेत्र सीमा में प्रयोग नहीं करता, अधिरोपित नहीं कर सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी राज्य द्वारा अधिकारिता जुरिडिक्शन के प्रयोग पर कोई सीमा नहीं है, जब तक कि एकदम स्पष्ट, अति निश्चायक साक्ष्य के द्वारा यह न प्रदर्शित कर दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांत के रूप ऐसी सीमा विद्यमान है, तभी वह ऐसा कर सकता है। राज्य क्षेत्र की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के प्रयोग पर एक समान व्यवहारिक सीमा निर्धारित है। अब हम लोग आते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता किसको कहते हैं? एक राज्य अपने राज्य क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग राज्य क्षेत्र की अधिकारिता कहा जाता है। एक राज्य अपने राज्य क्षेत्र पर जब अधिकारिता का प्रयोग करता है तो यह कहा जाता है कि वह यह राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है। इसको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहा जाता है। इसका यह मतलब हुआ, तात्पर्य हुआ कि राज्य अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों तथा वस्तुओं पर सिविल तथा दंडिक, सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन का प्रयोग करता है। अगर हम अन्य शब्दों में बात करें कि टेरिटोरियल सॉवरेंटी, इसे क्षेत्रीय प्रभु संपन्नता भी कहते हैं। इसको हम अन्य शब्दों में इसको देखें तो इसको टेरिटोरियल सॉवरेंटी कहते हैं, राज्य क्षेत्रीय प्रभु संपन्नता भी कहते हैं। यहाँ टेरिटोरियल सॉवरेंटी क्षेत्रीय प्रभु संपन्नता से तात्पर्य है कि राज्य की प्रभु संपन्नता एक निश्चित भूभाग पर होती है जिस पर उसे बाध्यकारी कानून लागू करने का अधिकार होता है, और इस भूभाग पर बिना किसी हस्तक्षेप से राज्य का स्वामित्व होता है, और इस भूभाग पर निवास करने वाले व्यक्तियों और उनके संपत्ति के संबंध में राज्य बाध्यकारी कानून लागू कर सकता है। अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमाएं। देखते हैं कि सामान्यतः प्रत्येक राज्य को अपने राज्य क्षेत्र पर जो है अनन्य अधिकारिता होती है, परंतु यह अधिकारिता एब्सोल्यूट, पूर्ण नहीं होती है।
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत इस नियम पर कुछ परिसीमाएं जो है अधिरोपित की गई हैं, जिसमें कुछ कस्टम हैं, कुछ रिवाज हैं जो संधियों से विकसित हुए हैं। अभ्यास में यह जरूरी नहीं है कि राज्य अपने राज्य क्षेत्र में सदैव अधिकारिता का प्रयोग कर सके, जबकि दूसरी ओर कुछ परिस्थितियों में राज्य अपने राज्य क्षेत्र के बाहर भी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। यह अगर हम बात करें तो अधिकारिता के प्रयोग और आधार में अंतर भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे फॉसेट ने FAWCETT फॉसेट ने इस अंतर को जो है स्पष्ट किया। उदाहरण के रूप में एक अंग्रेज और जर्मन, ए जो है इंग्लैंड का है, यह इंग्लैंड का है, और ये जो है बी जो है जर्मन का है। ये दोनों जो है, ये इंग्लिश मैन और ये जर्मन दोनों मिलकर जो है पेरिस में जो है एक फ्रांसीसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। पेरिस में एक फ्रांसीसी व्यक्ति के, एक फ्रांस के नागरिक को, ये अंग्रेज, ये इंग्लिश मैन ए और बी, ये दोनों मिलकर जो है एक फ्रांसीसी व्यक्ति का वध कर देते हैं, हत्या करते हैं। बाद में यह दोनों जो है इंग्लैंड में भाग जाते हैं। जब तक वे फ्रांस में रहते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और फ्रांसीसी न्यायालय द्वारा उनका परीक्षण भी किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने हत्या का अपराध फ्रांस में किया है, इस बात में कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि दोनों विदेशी हैं। चूंकि वे फ्रांस में उपस्थित हैं, फ्रांस के न्यायालयों के उनके ऊपर अधिकारिता है। इसके अतिरिक्त न तो इंग्लैंड और न जर्मन इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकते हैं। यदि उनके प्रत्यर्पण की मांग हो, ये दोनों स्टेट जर्मन और फ्रांस कर सकते हैं, परंतु दोनों अभियुक्त जो है इंग्लैंड भागकर चले जाते हैं। अब स्थिति में परिवर्तन रहता है। इंग्लैंड के न्यायालय अंग्रेज अभियुक्त को, जो ए है अंग्रेज अभियुक्त को तो परीक्षण कर सकता है, परंतु जर्मन अभियुक्त का जो बी है, इस जर्मन अभियुक्त का परीक्षण नहीं कर सकता। यद्यपि जर्मन अभियुक्त इंग्लैंड के न्यायालय के क्षेत्र के भीतर है, परंतु अधिकारिता का आधार नहीं है, क्योंकि किसी विदेशी द्वारा विदेश में हत्या करने के अपराध का पर परीक्षण इंग्लैंड के न्यायालय नहीं कर सकते। यही स्थिति भारत विधि में भी लागू होती है। आप देखेंगे इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता का आईपीसी का सेक्शन 4, आईपीसी के सेक्शन 4 में आप देखेंगे, और सीआरपीसी का आप देखेंगे सेक्शन 188। भारतीय दंड संहिता का धारा 4, दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 188 के अनुसार यदि अपराध करते समय कोई भारतीय नागरिक अपराध क्षेत्र के बाहर किया गया है तो भारतीय न्यायालय उस पर अधिकारिता होगी। भारतीय दंड संहिता के अगर सेक्शन 4 में देखें तो इसमें उपबंध किया कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत निरक्षित किसी पोत, विमान पर, चाहे वो कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध जो है इस पर लागू होंगे। इसमें आप देख सकते हैं, एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, दृष्टांत देख सकते हैं। एक भारतीय नागरिक युगांडा में किसी की हत्या कर देता है, ए के विरुद्ध जो है भारतीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। परंतु यदि उपयुक्त दृष्टांत में देखा जाए, इलस्ट्रेशन में देखा जाए, तो वह भारतीय नागरिक नहीं है तो भारतीय दंड संहिता के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे, तब भारतीय न्यायालयों को उस पर अधिकारिता भी नहीं होगी। अब इसमें एक केस आप चाहें तो देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज राम नारायण के इस बाद में
यह प्रावधान किया गया, यह निर्वचन करते हुए कहा गया एवं निर्धारित किया गया कि यदि कोई अभियुक्त अपराध करने के बाद किसी अन्य देश में रहने लगता है अथवा वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उससे उक्त अन्य देश के न्यायालय को अपराध के संबंध में अधिकारिता नहीं प्राप्त हो जाती। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय है, यहाँ से अपराध करके किसी दूसरे देश में चला जाता है और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है और बाद में भारत उसको प्रत्यर्पण की मांग करता है, तो यह नहीं कह सकता कि वो हमारा नागरिक हो गया है, क्योंकि जब वो अपराध किया था तो वह भारत का नागरिक था। इसलिए उनको जो है वो भारत की अधिकारिता में है, वो स्टेट जुरिडिक्शन में आता है और भारतीय न्यायालय उस पर कार्रवाई करेंगे, भारतीय नियम उस पर लागू होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जुरिडिक्शन के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे इसमें डिप्लोमेटिक एजेंट आते हैं एक्सेप्शन में, राजनयिक प्रतिनिधिगण होते हैं, प्रतिनिधिगण राजनयिक अभिकर्ता जो होता है, राजनयिक प्रतिनिधियों को रिसीविंग स्टेट से उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, इम्यूनिटी और प्रिविलेज प्राप्त होते हैं। जो जैसे मैं आपको डिप्लोमेटिक एजेंट, जब राजनयिक अभिकर्ता के जिस चैप्टर का जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, यूनिट का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमेटिक एजेंट को कौन से प्रिविलेज और कौन सी इम्यूनिटी प्राप्त होती हैं। तो इनको जो ये अपवाद में आते हैं, इनके यह जुरिडिक्शन से बाहर है। इसी तरह कोई फॉरेन एम्बेसी है, विदेशी दूतावास है, तो विदेशी दूतावास भी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर माने जाते हैं, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से भी बाहर हैं। इसी तरह कोई फॉरेन सॉवरेन रूलर है, कोई विदेशी प्रभु संपन्नता शासक है, तो वो भी जो है इस जुरिडिक्शन से, स्टेट जुरिडिक्शन से वह बाहर है। इसके लिए जैसे विदेशी प्रभु संपन्नता को अनेक उन्मुक्तियां, इम्यूनिटी और प्रिविलेज प्राप्त होते हैं और वह राज्य क्षेत्र अधिकार से, स्टेट जुरिडिक्शन से वो भी बाहर है। जैसे आप लगभग सब पुस्तकों में दिया हुआ है, एक केस आप देखेंगे, स्कूनर एक्सचेंज वर्सेस मैकफेडन 1812 की केस है, 1812 की है। इस बात में न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि पूर्ण तथा आत्यांतिक राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता प्रभु संपन्न का एक विशेष गुण होता है। इसलिए जो है प्रभु संपन्न किसी भी प्रकार से अन्य प्रभु संपन्न के अधीन नहीं होता, उसकी गरिमा और अपने देश की गरिमा को न्यून न करने के लिए आबद्ध है। जैसे एक व्यक्ति का सॉवरेन प्रभु संपन्न व्यक्ति दूसरे देश का जाता है तो देश की गरिमा उसके साथ जुड़ी होती है, उसलिए जहां वो जाता है उस राज्य की कानून, उस राज्य की अधिकारिता उस पर लागू नहीं होती है, जिस राज्य का है वह उसी का नियम कानून उस पर लागू होता है। यही जो है स्कूनर एक्सचेंज वर्सेस मैकफेडन के केस में कहा गया। अब इसी तरह आप देखेंगे क्रिस्टीना केस है 1938 की। क्रिस्टीना केस में आप देखेंगे लॉर्ड राइट ने यह मत व्यक्त किया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के समान सिद्धांत हैं जिनके अनुसार किसी विदेशी प्रभु संपन्न या अन्य प्रभु संपन्न राज्य के क्षेत्राधिकार से उसको उन्मुक्त माना जाता है। इसी तरह देखेंगे आप माइकेल वर्सेस सुल्तान ऑफ जौहर, नहीं अभी खुल रहा है पार्लियामेंट बेल्ज 1879। इस केस में देखेंगे पार्लियामेंट बेल्ज में न्यायालय ने निर्णय दिया कि विदेशी प्रभु संपन्न व्यक्ति तथा उसके व्यक्ति और उसकी संपत्ति के विरुद्ध ब्रिटिश न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। पार्लियामेंट बेल्ज के केस में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि विदेशी प्रभु संपन्न व्यक्ति तथा उस व्यक्ति और संपत्ति के विरुद्ध जो है ब्रिटिश न्यायालय की अधिकारिता नहीं है। इसी तरह माइगेल वर्सेस सुल्तान ऑफ जौहर 1894 की एक केस है। इस बाद में
जो जोहोर के सुल्तान ने ब्रिटिश निवास काल के दौरान अपना नाम बदलकर छद्म रूप रखकर बादी से विवाह करने का वचन दिया और उस वचन को न पूरा करने के परिणाम स्वरूप बादी ने सुल्तान के विरुद्ध वचन भंग करने का वाद संस्थित किया। सुल्तान ने तर्क दिया कि वह एक प्रभु संपन्न शासक है, चूंकि उन्होंने न्यायालय की अधिकारिता को शिक्षा से स्वीकार नहीं किया है, अतः न्यायालय को उनके विरुद्ध अधिकारिता नहीं है। न्यायालय ने सुल्तान के तर्क को स्वीकार करते हुए यह अपना निर्णय सुल्तान के पक्ष में दिया। इसमें जो जौहर के सुल्तान थे, यह नाम बदलकर अपना छद्म रूप बदल के नाम बदलकर यह ब्रिटेन में रहते थे, यूनाइटेड किंगडम में रहते थे, ब्रिटेन में रहते थे। इन्होंने क्या किया कि एक महिला से शादी करने का वचन दिया और उस महिला ने जब उन्होंने अपने वचन को नहीं पूरा किया तो न्यायालय में केस किया। जब न्यायालय में केस इन्होंने इस महिला ने किया तो इन्होंने बताया कि मैं जौहर का सुल्तान हूं और मैं न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता और मैं न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि हाँ, ब्रिटिश के न्यायालय किसी भी प्रभु संपन्न सॉवरेन पर या प्रभु संपन्न व्यक्ति पर एक वाद नहीं ला सकता, क्योंकि उससे उसको इम्यूनिटी और प्रिविलेज उसको प्राप्त होती है। इसी तरह आप देखेंगे द इम्यूनिटी ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, राज संपत्ति की उन्मुक्ति। प्रभु संपन्न शासक की संपत्ति या राज की लोक संपत्ति राज अधिकारिता से उन्मुक्त होती है। किसी प्रभु संपन्न शासक की संपत्ति हो या राज की लोक संपत्ति हो, वह किसी अगर राज क्षेत्र में है तो उसकी अधिकारिता से उन्मुक्त होती है जब तक जो है फॉरेन विदेशी प्रभु संपन्न की संपत्ति में कुछ हित होता है, तब तक वह संपत्ति जो होती है उन्मुक्त होती है। और यह महत्वपूर्ण नहीं है कि संपत्ति का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया था। जैसे एक कोई प्रभु संपन्न शासक है, अगर उसकी संपत्ति किसी भी राज्य में स्थित है तो वह जब तक वह शासक वह रहता है तब तक वह संपत्ति का किस उद्देश्य से उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, वह किसी भी प्रकार से उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, वह संपत्ति जो होगी उन्मुक्त होगी। और क्रिस्टीना के केस में आप लोगों ने देख ही लिया कि किसी भी विदेशी न्यायालय का उसमें क्षेत्राधिकार नहीं होता है, क्योंकि उसको उन्मुक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह फॉरेन आर्म फोर्सेस, राज्य की सशस्त्र सेना अपने राज्य की सेवा के लिए कई बार विदेशी राज्य क्षेत्र में आती हैं और एक राज्य जो अपने क्षेत्र में किसी अन्य राज्य की सशस्त्र सेना को आने की अनुमति प्रदान करता है तो स्वतः इस बात को मान लेता है कि वह विदेशी सशस्त्र सेना पर अधिकारिता नहीं रखेगा। अगर कोई राज्य ए राज्य बी राज्य की सेना को बुलाता है तो यह मान के चलता है कि इस बी राज्य की सेना पर मेरी कोई अधिकारिता नहीं है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं उस पर न तो सामूहिक रूप से न तो उसमें व्यक्तिगत सदस्यों पर किसी प्रकार की अधिकारिता का जो प्रयोग कर सकता है। यदि अपराध ऐसे सैन्य दल के सदस्यों द्वारा विदेशी राज क्षेत्र पर किया जाता है तो उन्हें स्थानीय यानी सिविल या सैन्य प्राधिकारियों द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। इनको भी इम्यूनिटी और प्रिविलेज प्राप्त है। नेक्स्ट, फॉरेन वॉरशिप एंड देयर क्रू, विदेशी युद्धपोत तथा उनके दल। इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत युद्धपोतों तथा उनके दल, वॉरशिप एंड उसके क्रू उनके दल, कमांडर और नायकों को भी उन्मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि यह उन्मुक्ति सरकारी कार्यों या राजकृत्यों के लिए उपलब्ध होती हैं, चाहे वह अवैध ही क्यों न हो।
अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपराधों के लिए प्राप्त नहीं होती। विदेशी जलयानों को ऐसा माना जाता है जैसे ही वो अपने ध्वज राज्य उनके पर ध्वज लगा होता है तो राज्य के भाग्य होते हैं, और फलस्वरूप उस पर सभी व्यक्तियों और सामानों के साथ विदेशी समुद्र में ध्वज राज्य की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, और उसके विरुद्ध न तो कब्जा की वापसी के लिए, न ही टक्कर से उत्पन्न हुई क्षतिपूर्ति के लिए या किसी अन्य के लिए कोई विधिक कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह इम्यूनिटी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को उन्मुक्ति। अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन तथा उनकी शाखाएं भी राज्य की अधिकारिकता से उन्मुक्त होती हैं। एग्जाम्पल कौन हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि को आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। एक अगर आप चाहें तो इसमें पॉइंट जोड़ सकते हैं। 8 नंबर में आप देख सकते हैं, मैंने क्योंकि चर्चा में किया था आपसे, एक्स्ट्राडिशन आप चाहें तो लिख सकते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज। प्रत्यर्पण की संधि जो है आप देख सकते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज। अगर आप जैसा हालांकि चर्चा इस पर हो चुकी है, लेकिन आपको बता दूं, प्रत्यर्पण संधियों के अनुसार अगर जो अपराधी अपराध करके विदेश भाग जाते हैं उनको कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य वापस मांग सकता है। इस प्रकार से वे व्यक्ति जो राज्य से बाहर चले जाते हैं उन पर भी एक प्रकार की अधिकारिता रहती है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज है यही, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन में प्रत्यर्पण मैंने यह सब आपको बता दिया था। अब आते हैं हम लोग टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इट्स काइंड के बारे में बात करते हैं। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता और प्रकार। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता जो है 2 प्रकार की होती है, जो सिविल जुरिडिक्शन और क्रिमिनल जुरिडिक्शन। तो पहले हम देखते हैं सिविल जुरिडिक्शन। किसी राज्य को उन सभी व्यक्तियों के संबंध में सिविल अधिकारिता के प्रयोग के अधिकार है प्राप्त होते हैं जो उसके राज्य क्षेत्र में रहता है, चाहे स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, चाहे देश का नागरिक हो या अन्य देशी हो, एलियंस हो। इस प्रकार अन्य देशी किसी राज्य में रहता है तो भी राज्य की सिविल अधिकारिता के अंतर्गत जो है आता है, जब तक यह प्रमाणित न कर दे कि उस राज्य की सिविल अधिकारिता से उन्मुक्त है। अगर कोई विदेशी भारत में रह रहा है तो उस पर स्थानीय विधि सिविल अधिकारिता उस पर है, जब तक यह नहीं कह देता कि हमको इम्यूनिटी या प्रिविलेज प्राप्त है, तब तक उसको जो है उसके ऊपर यह विधि जो है लागू होगी। एक आप केस देख सकते हैं, केटीएम अब्दुल कादिर एवं अन्य बनाम भारत संघ, केटीएम अब्दुल कादिर एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें कहा गया कि यद्यपि एक राज्य की अधिकारिता मुख्य रूप से राज्य क्षेत्रीय है, फिर भी इसकी अधिकारिता का विस्तार इसके राज्य क्षेत्र से बाहर इसके नागरिकों द्वारा किए गए चीजों और कार्यों के बारे में हो सकता है। अब हम देखते हैं क्रिमिनल जुरिडिक्शन। दांडिक अधिकारिता। किसी भी राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को, अनदेशी सभी पर राज्य को दांडिक अधिकारिता प्राप्त है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास जो है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस एक रूप नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दंड अधिकारिता को लेकर 4 मत जो है प्रचलित है। टेरिटोरियल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी, पैसिव प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। तो आइए पहले हम लोग इन 4 मतों को देखते हैं। पहले हम देखते हैं टेरिटोरियल प्रिंसिपल क्या कहता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी दांडिक अधिकारिता की प्रादेशिकता, टेरिटोरियल ऑफ क्रिमिनल जुरिडिक्शन, राज्य क्षेत्रीय दांडिक सक्षमता के सिद्धांत का समर्थन जो करता है। ग्रेट ब्रिटेन
संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा के यह देश सामान्यतः स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक देश अपने प्रदेश के भीतर ही अपराध के मामलों में अधिकारिता, हर राज्य अपने प्रदेश के भीतर जो अपराध होते हैं उसमें वो अधिकारिता रहते हैं और अपराधियों को दंडित करने के हकदार हैं। इसका यह सामान्य औचित्य है कि अपराधों का निपटारा उन राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए जिनकी सामाजिक व्यवस्था निकट से प्रभावित होते हैं, और अपराधों का दमन करने में क्षेत्रीय राज्य का अत्यधिक हित होता है, अत्यधिक सुविधा होती है और अति शक्तिशाली यह उपाय भी है, चाहे वह नागरिक द्वारा उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले विदेशियों द्वारा ही क्यों न किया जाए। यानी इससे स्पष्ट हो गया कि अगर किसी राज्य क्षेत्र में किसी भी विदेशी द्वारा, निर्देशी द्वारा, एलियंस द्वारा या किसी के द्वारा अपराध किया जाता है तो वह राज्य ही खुद वह उसको दंडित करे, क्योंकि उससे वही प्रभावित होता है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का सिद्धांत। राज्य को पूर्ण रूप से विदेश में घटने वाली घटनाओं के संबंध में अपने राष्ट्रीयों पर अपनी विधियों को लागू करने का अधिकार होता है। अगर इस तरह अर्थात इस तरह हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अंतर्गत उस राज्य के द्वारा अधिकारिता धारण की जाती है जिसका कि वह व्यक्ति राष्ट्रिक है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इस मत के समर्थक में फ्रांस और जर्मनी के और अन्य राज्य हैं। ये राष्ट्र आपराधिक अधिकारिता के राज्य क्षेत्र को स्वीकार करते हैं। अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें राष्ट्र अपने प्रदेश के बाहर के अपराधों के मामले में अधिकारिता रखते हैं। चूंकि राज्य क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीयता का सिद्धांत यह समानांतर जो है अधिकारिता का सृजन करते हैं, इसलिए कई राज्य राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर सीमाएं लगाते हैं जो समानांतर गंभीर अपराधों तक सीमित होते हैं। ऐसे सिद्धांत पर किए गए अपराधों के लिए राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत लागू नहीं किए। जैसे अंटार्कटिका पर अगर कोई कहा जाता है तो वहां पर राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। निष्क्रिय राष्ट्रीयता का सिद्धांत भी है। अगर हम पैसिव प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी, इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो एक राज्य विदेशी पर एक कार्य या घटना के बारे में जो विदेशों में घटित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके स्वयं के किसी नागरिक को क्षति, इंजरी पहुंचती है, अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है इन शर्तों के साथ ही निष्क्रिय राष्ट्रीयता के सिद्धांत को मान्यता जाती है। एक केस है कटिंग केस। कटिंग मामले में मेक्सिको ने टेक्सास समाचार में कुछ मानहानिकारक मामले के प्रकाशन के लिए अमेरिकी नागरिक पर अधिकारिता का दावा किया। मेक्सिको के न्यायालय ने मामले को निर्णीत किया और इस सिद्धांत को कुछ राज्यों ने अपनी दंड संहिताओं में समावेश भी किया, जैसे मेक्सिको, ब्राजील, टर्की, इटली, यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सिद्धांत के औचित्य को स्वीकार जो है नहीं किया। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया कि एक राज्य एक विदेशी पर एक कार्य या घटना के बारे में जो विदेशों में घटित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके स्वयं के किसी नागरिक को क्षति पहुंचती है, अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें दो मत आते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल, संरक्षणात्मक सिद्धांत। ये क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय विधि इस बात को मान्यता प्रदान करती है, इंटरनेशनल लॉ इस बात की मान्यता प्रदान करती है कि प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा तथा अखंडता के विरुद्ध किए गए अपराध, जैसे राजद्रोह, घोर राजद्रोह हुआ, हत्या हुई, आगजनी हुई, अपमान वचन, अपमान लेख पर महत्वपूर्ण आर्थिक हितों के विरुद्ध किए गए अपराधों जैसे विदेशी बैंक नोट और इसी प्रकार पर की अधिकारिता रखता है। जैसे अभी नीरव मोदी का मामला आपके पास रहा है। अब आप जो है देखेंगे नेक्स्ट, जुरिडिक्शन ऑफ द हाई सीज। यह समुद्र का जो सभी भाग जो है एक राज्य क्षेत्रीय समुद्र या अंतरिक्ष सागर का भाग नहीं है। खुला समुद्र जो हाई सीज होता है, जो मैं आपको लापसी में बताया था, हाई सी
खुला हुआ समुद्र किसी राज्य के प्रभु संपन्नता के अंतर्गत नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस का यह असंदिग्ध निर्देश भी कह सकते हैं कि महासागर बड़े समुद्रों में सभी राज्यों को चलाने का अधिकार है। खुले समुद्र से संबंधित आधुनिक विधि है कि खुला समुद्र जो है वह स्वतंत्र है और सभी के लिए साझा है। इससे यह खुले समुद्र में प्रत्येक राज्य को पृथक पृथक जो है नैसर्गिक संसाधनों के स्वतंत्र उपयोग का अधिकार है तथा अपने जहाजों पर अनन्य अधिकारिता प्राप्त है। इसके लिए जनेवा विषय 1958 का और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 में आप देखे हैं कि ये जो है स्वतंत्रता मिली हुई है, जिसको फ्रीडम ऑफ हाई सीज कहा जाता है। इन दोनों का अध्ययन करेंगे, दोनों जनेवा कन्वेंशन 1958 और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो इसमें फ्रीडम ऑफ हाई सीज मिला हुआ है, जैसे नौ संचालन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ऊपर उड़ान की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट, फ्रीडम ऑफ ले सबमेरीन केबल्स एंड पाइपलाइन, अंतर सागरीय संदेश वाहक तार और पाइपलाइन बिछाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंस्ट्रक्ट आर्टिफिशियल आइसलैंड एंड देयर इंस्टॉलेशन परमिटेड अंडर द इंटरनेशनल लॉ, कृत्रिम द्वीप संरक्षित करने की स्वतंत्रता, अन्य संस्थाओं की स्वतंत्रता को जो अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अनुज्ञात है, फ्रीडम ऑफ फिशिंग मछली पकड़ने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च वैज्ञानिक शोध की स्वतंत्रता। इस तरह इन राज्यों का किसी भी राज्य का इस पर जुरिडिक्शन नहीं होता है और सबको स्वतंत्रता यहाँ मिली हुई है। अब हम देखते हैं राइट ऑफ हॉट परसूट, सरगर्मी से पीछा करने का अधिकार। यदि जो हम देखें किसी राज्य के राज क्षेत्रीय समुद्र में किसी विदेशी व्यापारिक जहाज द्वारा विधि और नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो तटवर्ती राज्य उसको सरगर्मी से उसका पीछा करने का अधिकार है। इस संबंध में विधि पर खुले समुद्र से संबंधित जनेवा विषय में 1958 का आर्टिकल 23 है। जनेवा कन्वेंशन 1958 का आर्टिकल 23 आप देख सकते हैं। और 1958 का जो समुद्र विधि विषय है संयुक्त राष्ट्र संघ का 1982, उसका एक अगर आर्टिकल देखें तो 111 है। 1982 का जो है उसका 111 है और जनेवा कन्वेंशन 1958 का आर्टिकल 23 है। इन प्रावधानों के अनुसार जो है एक विदेशी जहाज का खुले समुद्र में जो सरगर्मी से पीछा किया जा सकता है। यह दोनों अनुच्छेद आर्टिकल 23 और आर्टिकल 111 इसकी अनुमति देखते हैं। अब है राइट ऑफ विजिट। एक राज्य को खुले समुद्र में विदेशी जहाजों के निरीक्षण का भी अधिकार है। कुछ परिस्थितियों में ऐसा करने की शक्ति किसी संधि के अंतर्गत दी जाती है, परंतु उन जहाजों को नहीं जिन्हें आर्टिकल 95 और 96 के अनुसार पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है। निरीक्षण संबंधी सामुद्रिक विधि विषय में 1982 के आर्टिकल 110 में दिए गए समान नियम है कि यदि किसी युद्धपोत के खुले समुद्र में एक विदेशी जहाज से मुठभेड़ हो जाती है तो उस विदेशी जहाज पर प्रवेश करने का कोई हक नहीं है। युद्धपोत ऐसे जहाज पर प्रवेश कर सकता है। संदेश करने का युक्तियुक्त आधार यह होता है कि जहाज समुद्री डकैती में व्यस्त है, जहाज दास व्यापार में व्यस्त है, जहाज अनधिकृत रूप से प्रसारण में व्यस्त है, जहाज राष्ट्रीयता विहीन है अर्थात जहाज की कोई राष्ट्रीयता नहीं है। यद्यपि जहाज विदेशी ध्वज फहरा रहा है या ध्वज दिखाने से इनकार कर रहा है, वास्तव में जहाज उसी राष्ट्रीयता का है जिस राष्ट्रीय का युद्धपोत है। थैंक यू।